दोस्तों नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज के तहत बिहार सहित देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर से मैं आप सबों के बीच पुनः से हाजिर हूं। आज के इस क्लास में हम देखेंगे 6 अप्रैल 2026 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। और एक बात हम ये आपको पुनः दोहरा दें कि तमाम जानकारी हमेशा की तरह मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। मतलब कंप्लीट कवरेज करंट अफेयर्स की यहां से आपको मिलती है। अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हैं तो इस सीरीज को रेगुलर फॉलो कीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको फर्क दिखेगा, तैयारी आपकी बेहतर होगी। पिछले क्लास में एक सवाल हमने पूछा था कि किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड, जो कि सर्वोच्च सम्मान है किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला, ये अभी प्रदान किया गया है। एक्चुअली जिस समय हमने जानकारी दिया था हमने बिहार को लेकर, लेकिन दोस्तों वास्तव में बिहार और उड़ीसा को लेकर इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं थे। लेकिन फिलहाल ये ध्यान रखिए, बिहार और उड़ीसा को ये सम्मान दिया गया है। इससे पहले जनवरी 2026 में इसी साल दिया गया था सिक्किम को मान्यता, मतलब सिक्किम पुलिस को। वो चीजें अभी आज वाले क्लास में भी हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रश्नों के बाद। लेकिन फिलहाल यहां सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। लेकिन आप लोग जो बार बार पूछते हैं कि सर पीडीएफ कहां पर मिलेगा, तो तमाम पीडीएफ, चाहे ये बोर्ड पीडीएफ जो अभी आप देखेंगे और जो हमारा मंथली नोट्स आता है, ये तमाम आपको मिलेंगे कहां पर, तो बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न पे आइए। प्रश्न है कि नालंदा राजगीर के बाद बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज निम्नलिखित में से किस जिले में बनाया जाएगा। राइट आंसर है बिहार के भागलपुर में बनाया जाएगा। अच्छा एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, बिहार में राजगीर कोई जिला नहीं है बल्कि नालंदा जिला है। ठीक उसी तरह से बिहार में जैसे कि हाजीपुर कोई जिला नहीं है, वैशाली जिला है, आरा कोई जिला नहीं है, भोजपुर जिला है। मतलब ये चीजें ध्यान रखिएगा, कई बार यहां से कंफ्यूजन होती है। तो फिलहाल नालंदा जिले के राजगीर में जो बिहार का पहला ग्लास ब्रिज है, उसके बाद दूसरा कहां बनेगा, तो बिहार के भागलपुर में। विकल्प नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अच्छा कुछ इस प्रकार का ये दिखेगा इंटरनेट पर, तो यही तस्वीर वायरल हो रही है। दोस्तों यहां आपको हम बता दें कि भागलपुर में सुल्तानगंज आप लोग जानते होंगे, यहां स्थित अजगैबीनाथ धाम जो गंगा नदी के तट पर है, यही बनाया जाएगा। 20 करोड़ रुपए की निर्माण लागत से ये 30 मीटर लंबा और 200 फीट की ऊंचाई पर इसका निर्माण होना है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, इसकी क्षमता होगी 40 लोगों की। मतलब एक प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में इसे शुरू करने या फिर इसको बनाने को लेकर अभी घोषणा हुई है राज्य सरकार की तरफ से। पहला जो बना है राजगीर में वो आई थिंक 2020 में बना था, है ना, तो एकमात्र वही था। लेकिन अब ये दूसरा है भागलपुर में। अच्छा एक बात और, इसे 6 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये चीजें आप लोग जानते हैं। दोस्तों ये जो स्थल है, जो बात हम कर रहे हैं ये अजगैबीनाथ धाम की, तो बेसिकली कांवरियों के लिए, यहाँ पे देखिए हमने लिखा भी है, जो सुल्तानगंज भागलपुर में है, गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन और पवित्र शिव मंदिर है। मतलब यहाँ कांवरियों के लिए ये स्थल जो है एक प्रकार का विशेष महत्व रखता है। श्रावणी मेले में लाखों भक्त गंगा जल लेकर जो देवघर झारखंड जाते हैं जल चढ़ाने के लिए महादेव को, तो एक्चुअली यहीं से उनकी यात्रा शुरू होती है। कहां से, तो सुल्तानगंज से, जो कि भागलपुर में है। अब धार्मिक दृष्टिकोण से एक अलग विषय बन जाता है, लेकिन फिर भी प्रश्न के रूप में भी आपको इसे ध्यान रखना है। चलिए फिलहाल हम ज्यादा वक्त यहाँ पर नहीं लेंगे, लेकिन ये तमाम चीजों को ध्यान रखिए। और जो खास करके राजगीर में जो ग्लास ब्रिज है वो मेरे पीछे आप यहाँ पर देख रहे हैं, मुझे याद है शायद 2020 में ये बनकर तैयार हुआ था, 20 या फिर 21, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। लेकिन मुझे जहां तक याद है 20-21 होगा, तो यही वाली है। बहुत से लोग आप लोग यहाँ पर गए भी होंगे। चलिए फिलहाल दूसरे प्रश्न पे आइएगा। देखिए दूसरा वही प्रश्न है जिसकी बात अभी हम कर रहे थे। अप्रैल 2026 में बिहार पुलिस और उड़ीसा पुलिस को उनकी असाधारण सेवा, वीरता और उत्कृष्ट पुलिसिंग के लिए प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, वास्तव में देखने में विशाल तो लगता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रश्न खोखला होता है, ज्यादा उसमें जान नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी यह प्रश्न थोड़ा आपको सोचने पे मजबूर करता है। लेकिन यहाँ एक नजरिया ये भी रखिएगा, जब पूरी जानकारी आपके पास हो तो बनाना, इसे सॉल्व करना आसान हो जाता है। मतलब यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए। पहला कथन क्या है, पहला कथन यह कहता है कि प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर पुलिस या फिर किसी भी अर्धसैनिक बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च
संस्थागत सम्मान है। देखिए थोड़े दिन पहले हमने चर्चा किया था, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। इस सम्मान को निशान के नाम से भी जाना जाता है, यहां तक सत्य है। यह किसी पुलिस बल की दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा को मान्यता देता है। अच्छा, यहीं पर मैं आपको बतलाने जा रहा था, उनकी असाधारण सेवा और वीरता एवं उत्कृष्ट पुलिसिंग के लिए, मतलब पिछले 25 वर्षों में जो उनका कार्य रहा है उसको मान्यता देता है। तो मतलब एक दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा कम से कम 25 साल की होनी चाहिए, तब जाके सम्मान मिलता। तो ये भी कथन सत्य है। तीसरा कथन कहता है कि बिहार पुलिस इस सम्मान को प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बल है। क्या लगता है आपको? मुझे तो ये असत्य लग रहा है। कथन 1 और 2 यहां पर सत्य है। कौन से विकल्प में है? तो विकल्प नंबर 1 में, ए में है। ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पहला पुलिस बल बिहार पुलिस नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस है। वो चीजें देखिए यहां पर इस स्लाइड में हमने रखा है। अच्छा, उससे पहले ये खास करके वही सारे इंफॉर्मेशन है जो 25 वर्षों की उनकी वीरता, अनुशासन और लंबे समय तक की जो दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा होती है उसको ये मान्यता देता है। और किसी भी राज्य पुलिस बल को केवल एक बार ही ये सम्मान मिल सकता है ना? तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे पहले जनवरी 2026 में सिक्किम पुलिस या सम्मान पाने वाली 15वीं राज्य पुलिस या फिर पुलिस बल बनी थी। दोस्तों, पहला पुलिस बल 1952 में उत्तर प्रदेश बना जिसे कि ये सम्मान मिला था। ये पहली बार था जब प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड ये किसी पुलिस बल को मिला था। अतः यह सम्मान पाने वाली पहली पुलिस बल है। ये चीजें यहां से इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखना है। चलिए, फिलहाल यहां ज्यादा वक्त न लेते हुए ये चीजें हम चर्चा कर चुके हैं। फिलहाल आते हैं अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले एक जानकारी और हम देना चाहेंगे। इस समय बिहार पुलिस महानिदेशक कौन है, अर्थात डीजीपी, जिसे कि बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो विनय कुमार है। अब एक जानकारी और, बिहार पुलिस सप्ताह की चूंकि बात हुई है 2026 में, ये कब मनाया गया? 2026 का देखिए थीम भी यहां पर हमने लिखा है, उसी प्रकार से 2025 वाले को भी ध्यान रखिएगा। 2025 का बिहार पुलिस सप्ताह का जो थीम था वो साइबर सिक्योरिटी था, है ना? तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मैंने पिछले क्लास में ये भी बोला था आपको कि सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार में है, टाटा ट्रस्ट की रिपोर्ट कहती है। चलिए, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के संबंध में कौन सा कथन यहां पर सही है? देखिए, सारे कथन को ध्यान से देखिएगा। यह मिशन चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला मानव युक्त मिशन है। आपको क्या लगता है? इस तरह का प्रश्न मैं इसको VVI में रख रहा हूं क्योंकि यहां से पिछली बार बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न बना है आर्टेमिस 1 से संबंधित। यहां अगर देखेंगे, इस कथन की बात करेंगे तो ये असत्य है। हमें सही कथन की पहचान करना है। ये मानव युक्त मिशन, देखिए चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला मानव युक्त मिशन तो कदापि नहीं है। अब दूसरा कथन है कि लगभग 54 वर्षों के बाद चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला मानव युक्त मिशन है। लगभग 50 वर्ष से अधिक है, एग्जैक्ट अगर बोलेंगे तो 54 वर्ष के आसपास आता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। अभी हम और चर्चा करेंगे इसके, जब हम इसका पूरा डिटेल आपको देंगे। देखिए यहां पर विकल्प नंबर सी में देखिए, इस मिशन में एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री भी शामिल है। क्या लगता है? नहीं, इसमें कोई भारतीय अंतरिक्ष शामिल नहीं है। कुल 4 लोग गए हैं, इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री नहीं है। इस मिशन में स्पेस एक्स के स्टारशिप रॉकेट का उपयोग किया गया है। नहीं, ये भी असत्य है। तो सत्य तो केवल विकल्प नंबर बी है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। दोस्तों, नासा जो है, मतलब जो नासा अंतरिक्ष एजेंसी, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, ये 2 अप्रैल 2026 को सफलतापूर्वक आर्टेमिस 2 मिशन को प्रक्षेपित किया है। पिछले 54 वर्षों में, यानी कि 1972 में अपोलो 17 के बाद ये ऐसा पहला मानव युक्त मिशन है जो चंद्रमा के लिए लॉन्च हुआ है, जो बेसिकली चंद्रमा की परिक्रमा करेगा और पृथ्वी पर 10 दिनों में वापस आएगा। 10 दिनों तक चलने वाला यह मिशन है। और यह मिशन जो है ओरियन अंतरिक्ष यान के माध्यम से 4 अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा के चारों ओर यात्रा कराएगा। मतलब यहां पर आप इसके माध्यम से देखने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, यहां पर जो आप ये देख रहे हैं, यही चारों अंतरिक्ष यात्री हैं और ये वो रोड मैप है जो आर्टेमिस 2 से संबंधित है। एक प्रकार से आप ये देख सकते हैं, यहाँ से शुरुआत हो रहा है। अमेरिका में एक फ्लोरिडा जो अमेरिकी राज्य है, वहाँ पर जो स्पेस सेंटर है, मतलब लॉन्चिंग सेंटर, वहाँ से प्रक्षेपित किया गया है। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये रोड मैप है और इस तरह से वापस पृथ्वी पर ये आर्टेमिस मिशन मतलब 10 दिनों में वापस आएगा। और ये जो तस्वीर है देखें, यहाँ पर 1972 में अपोलो 17 मिशन के दौरान जो तस्वीर ली गई थी, नासा ने एक्चुअली शेयर किया है, आप ये देख सकते हैं। और आर्टेमिस 2 एक्चुअली टेक्नोलॉजी अब विकसित हो चुकी है, बहुत सारी चीजें पहले से बेहतर है। आप यहां पर
अपना ग्रह जो नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, उसकी स्थिति को दोनों तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं, तो ये चीजें ध्यान रखिए। अभी फिलहाल हम इसके विश्लेषण पे आते हैं, ये सारी चीजें हम आपको बतला रहे थे। यहाँ इस मिशन का उद्देश्य को समझिएगा कि उद्देश्य भविष्य में चंद्रमा पर अस्थायी ठिकाने बनाने से पहले आवश्यक जीवन रक्षक प्रणालियों का एक प्रकार से परीक्षण करना, ये मिशन का उद्देश्य है। इसके बाद जो आर्टेमिस 3 मिशन आएगा ना, ये देखिए लॉन्च स्थल और क्रू सदस्य जो इसमें 4 हैं, इसमें एक कनाडा के अंतरिक्ष यात्री और बाकी अमेरिका के हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ जो हम बात कर रहे थे, जो आर्टेमिस 3 मिशन है जो लॉन्च होगा आने वाले दिनों में, तो संभवतः वहां मानव को चंद्रमा पे उतारा जाएगा। लेकिन फिलहाल उसी का एक प्रकार से परीक्षण करना, किस प्रकार से यहाँ हो सकता है जीवन रक्षण प्रणाली की शुरुआत, या फिर जो कैसे मतलब ये संचालित होंगी, वो सारी चीजों को लेकर ये एक प्रकार से परीक्षण करने को लेकर ये लॉन्च हुआ है। तो ये चीजें जरूरी है, ध्यान आपको रखना चाहिए। और दोस्तों आर्टेमिस कार्यक्रम से जुड़े हुए यहां देखिए 10 पॉइंट आपके बीच हमने रखा है। थोड़ा सा समय लेंगे, एकदम फास्ट में हम ये सारी चीजें आपको बतलाते हैं। औपचारिक तौर पर इसकी शुरुआत, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आपको देखने को मिल सकता है। औपचारिक शुरुआत 2017 में हुई थी। भारत 27वें सदस्य के रूप में 21 जून 2023 को इसमें शामिल हुआ। दूसरे पॉइंट में देखिएगा। फिर तीसरा में है जनवरी 2026 तक आर्टेमिस समझौते के, मतलब इसमें समझौते में कुल 61 सदस्य देश हैं। आर्टेमिस कार्यक्रम में उपयोग होने वाला मुख्य अंतरिक्ष यान ओरियन स्पेस क्राफ्ट है। आर्टेमिस मिशनों को प्रक्षेपित करने के लिए स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी कि SLS रॉकेट का उपयोग किया जाता है। आर्टेमिस 1 2022 में मानव रहित परीक्षण था जिसने चंद्रमा की परिक्रमा की थी। आर्टेमिस 2 जो 54 वर्षों के बाद चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला मानव युक्त मिशन है, लेकिन उतरेगा नहीं चंद्रमा पर, ये ध्यान रखिए। आर्टेमिस 1 इस कार्यक्रम का पहला मानव रहित मिशन था। अच्छा वही सारी चीजों को यहाँ देखिए डेट के साथ इसमें हमने लिख दिया है 16 नवंबर 2022 को। आर्टेमिस कार्यक्रम का दीर्घकालिक लक्ष्य यह है कि चंद्रमा पर अस्थायी मानव उपस्थिति को स्थापित करना, मतलब एक लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलेगी और आर्टेमिस 3 में यहाँ पर मानव को उतारा जाएगा। और अगला है आर्टेमिस कार्यक्रम का जो नाम है, ये यूनानी पौराणिक कथा चंद्र देवी आर्टेमिस के नाम पर यह रखा गया है। आर्टेमिस आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वास्तव में भारत के संदर्भ में ये वाला भी 27वें सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ। अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च की गई टाइड्स ऑफ टाइम भारत से हिस्ट्री थ्रू मोरल्स इन पार्लियामेंट नामक पुस्तक जो संसद भवन के भित्ति चित्र के माध्यम से भारत के इतिहास और संस्कृति को दर्शाती है। ये पुस्तक अभी हाल ही में जो लॉन्च हुआ है, किनके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर है सुधा मूर्ति। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए अभी इसका जो विमोचन किया गया है नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में, जिसे कि पहले मतलब जो पहले संसद भवन था, तो यहां देखिए 1 अप्रैल को लॉन्च हुआ, मतलब विमोचन हुआ है उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा। एक्चुअली वही हुआ। विमोचन की बात हम अगर करें तो सुधा मूर्ति इसकी लेखिका है, जो राज्यसभा सांसद और प्रसिद्ध लेखिका भी है। मतलब यहां पर इस बुक के कवर पेज को आप देख सकते हैं। पुस्तक का जो प्रकाशन है वो लोकसभा सचिवालय द्वारा ही किया गया है। यह भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी विषय वस्तुओं को समझेंगे तो पुस्तक में संसद भवन की भित्ति चित्रों के माध्यम से भारत की प्राचीन सभ्यता, ऐतिहासिक घटनाओं और सांस्कृतिक विरासत को सरल और रोचक ढंग से इसमें प्रस्तुत किया गया है। एक प्रकार से यहाँ पर भारत की जुड़ी हुई ऐतिहासिक घटनाएं, सभ्यता, संस्कृति, विरासत आदि को इसमें दर्शाया गया है। ये इस पुस्तक की विषय वस्तु है। पुस्तक का नाम ध्यान रखिए, कहां किसके द्वारा विमोचन किया गया और लेखिका कौन है, ये सारी चीजें किसी भी पुस्तक को लेकर वास्तव में इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों यहां संसद की हमने बात किया, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में आपने जरूर सुना होगा। देखिए यहां पर मैं आपको यह बतला दूं कि इसमें जो मुख्य घटक हैं जो निर्माण होना है, ये आप रोड मैप देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें सारे प्रशासनिक भवन आपको दिख रहे हैं। यहां आपको दिखेगा संसद भवन, नया संसद भवन जो बना यहां है। मतलब कुछ सभी जो विभाग हैं वो आपको यहां इस पोस्टर के माध्यम से आपको देखने को मिल रहा है। और ये सभी जो है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, मतलब इसके अंतर्गत निहित है। एक्चुअली नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट, यहां देख लीजिए सबसे लास्ट में है राष्ट्रपति भवन और यहां है इंडिया गेट, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। यहां से आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के इलाके का आधुनिकीकरण
पुनर्विकास वाले एक प्रमुख सरकारी परियोजना है जिसके ये प्रमुख घटक हैं। ये तमाम चीजें याद आपको रखना है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में हो सकता है कि एग्जाम में सवाल बने, जानकारी रहेगा तो किसी भी एग्जाम में सवाल बनेंगे तो 1 अंक आपको मिलेंगे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का नया महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है, जिन्होंने फैज अहमद किदवई का स्थान लिया है। करेक्ट आंसर है वीर विक्रम यादव, यानी कि विकल्प नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। कोई भी नियुक्ति होती है तो उस पर भी ध्यान केंद्रित करना है। चलिए अगले प्रश्न पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि इस वाले पीडीएफ को अभी तक आपने डाउनलोड किया है या फिर नहीं। जनवरी से दिसंबर 2025 तक का पूरे साल भर का मेहनत इसमें हमारा आपको दिखेगा। पूरा एक जो बुक होता है वैसा ही आपको इसमें दिखेगा, बुक से कहीं बेहतर तमाम जो प्रश्न है उससे संबंधित उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, तस्वीर भी उसमें शामिल किए गए जिससे चीजें आसान होती है याद रखने में। तो इसको डाउनलोड कीजिए, केवल 59 रुपये में आपको मिल रहा है। ई बुक वाले सेक्शन में आप जाएंगे ऐप पर तो वहां से आप इसको प्राप्त कर पाएंगे। और ये वीडियो हमने रिसेंटली आपको दिया है मंथली करंट अफेयर्स का मार्च महीने का, और मार्च महीने का पीडीएफ भी आपके कोर्स में अपडेट कर दिया गया है। इससे पहले 2025 का कंप्लीट कवरेज हमने दिया था और एप्लीकेशन पे यही वो बैच है। अगर आप इसे लेंगे करंट अफेयर्स का विजेता बैच तो तैयारी बेहतर होगी। वीडियो क्लास तमाम मतलब हर दिन जो बोर्ड पीडीएफ आप यहां पर अभी आपने देखा अब तक, ये बोर्ड पीडीएफ, प्रिंटेबल पीडीएफ, मंथली तमाम चीजें वो आपको अच्छे से मिलेगी पीडीएफ फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में और टेस्ट फॉर्मेट में। तैयारी बेहतर होगी, आप लोग इसको ले लीजिए। हाँ, करंट अफेयर्स का यही वो कोर्स है, आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों बीपीएससी एग्जाम को लेकर मैं आपको जानकारी दे दूं, जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ एप्लीकेशन पर, कल शाम को चौथा प्रैक्टिस सेट आपको मिला था। मतलब यहां पर ये ध्यान रखिए, ये सेक्शनल टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये आपका ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। सेक्शनल टेस्ट में ये करंट अफेयर्स का जो 40 टेस्ट है ये हम 1 सप्ताह बाद से आपको देना शुरू करेंगे, बाकी ये सभी अपडेट है। अब यहां अगर फुल लेंथ टेस्ट की बात करें, जो 40 सेट आपको मिलेंगे, इसमें चौथा प्रैक्टिस सेट कल आपको मिला है। अच्छा, आप लोग अगर मिस कर दिए हैं तो जाइए टेस्ट दीजिए, अपने समय के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि निर्धारित समय पर ही केवल टेस्ट देना है। जब भी आपको समय मिले टेस्ट दीजिए और अच्छी तरीके से टेस्ट को पूरा कीजिए, तभी आपको इसका परिणाम दिखेगा। आप इस कोर्स में अगर जो लोग नहीं ज्वाइन किए हुए हैं, इस कोर्स में आपको बीपीएससी को लेकर, प्रीलिम्स को लेकर तमाम मटेरियल। अच्छा, करंट अफेयर्स का विजेता बैच, ये वाली जो बैच की अगर हम बात कर रहे थे, ये फी देखिए इसका है 310 रुपये इस कूपन कोड के साथ। लेकिन अगर आप बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो इसको ले लीजिएगा। इसमें करंट अफेयर्स का ये विजेता बैच आपको फ्री में मिल जाएगा। ये कूपन कोड इस्तेमाल कीजिएगा, यहाँ आपको भारी डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। तो जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं ज्वाइन कीजिए। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कीजिएगा। चलिए यहां आइए अगले सवाल पर। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसे पीएम कुसुम योजना को मतलब योजना के नाम से एक्चुअली जाना जाता है, इस योजना की अवधि को बढ़ाकर अब कब तक कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़कर उनकी आय बढ़ाना है। देखिए 31 मार्च 2027 कहां पर है, विकल्प नंबर सी में है, यही तो इसका राइट आंसर है। इसका नाम है पीएम कुसुम योजना। एक्चुअली पीएम कुसुम योजना की शुरुआत 8 मार्च 2019 को हुई थी। अभी चूंकि इसकी अवधि को बढ़ाया गया है तो आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है कि कब इसकी शुरुआत हुई थी, और ये डेट ध्यान रखिए 8 मार्च 2019 को भारत सरकार के नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। और पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत जो इसका पूरा नाम है, जैसे पीएम से प्रधानमंत्री, अच्छा कुसुम में किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये इसका पूरा नाम है। योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, खेती में स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना, डीजल और बिजली पर निर्भरता कम करना, ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा, इसी तरह के एक और प्रश्न है, आइए उसको हम देखते हैं। एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के रिपोर्ट के अनुसार नवीनकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में देश में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? राजस्थान को मिला है। दोस्तों राजस्थान में नवीनकरणीय ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। नवीनकरणीय ऊर्जा क्या होते हैं वो आप लोग जानते हैं, वो बतलाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ये रिपोर्ट ये कहती है कि राजस्थान कुल स्थापित नवीनकरणीय क्षमता का लगभग
मतलब भारत की क्षमता की बात करें तो उसमें राजस्थान का जो हिस्सा है 23.70 हिस्सा है, जिससे ये पहले स्थान पर है नवीनकरणीय ऊर्जा क्षमता में। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हालांकि राजस्थान के बाद इसमें द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र और गुजरात है। मतलब ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि प्रथम 3 स्थान पर कौन है। अब देखिए, राजस्थान विशेष रूप से सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत में अग्रणी है, जो इस वजह से अपनी एक प्रकार से प्रचुर सौर ऊर्जा क्षमता का उपयोग करते हुए ये उपलब्धि हासिल की है। और इस तरह राजस्थान प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत विकेंद्रीकृत सौर परियोजनाओं के विकास में भी शीर्ष पर है। और पीएम कुसुम योजना की जो अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2027 किया गया है, इसकी शुरुआत हुई थी मार्च 2019 में। अभी तो वही सारी चीजें हम आपको दिखला रहे थे, है ना, वो पीएम कुसुम योजना को लेकर। तो दोनों को यहां से इस तरह रिलेट कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, नवीनकरणीय ऊर्जा के बारे में जो नहीं समझ रहे हैं ये ध्यान रखिए। नवीनकरणीय स्रोत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सभी ध्यान रखिए। बात अगर सौर ऊर्जा की हो तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो भारत की पहल है, फ्रांस के सहयोग से 2015 में अस्तित्व में आया था। अमेरिका ने अभी हाल ही में इससे बाहर होने को लेकर घोषणा भी किया था। ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। हाल ही में बिहार के नक्सल मुक्त घोषित किए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि प्रश्न को यहां किस रूप में हमने शामिल किया है। एक तो अभी हाल ही में बिहार को नक्सल मुक्त घोषित किया गया, ये आप लोग जानते हैं, ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है। दोस्तों, भारत सरकार का लक्ष्य भारत को नक्सल मुक्त बनाने का कब तक का था? जो लक्ष्य निर्धारित था 31 मार्च 2026 तक का। अब ये जो लक्ष्य, जो डेडलाइन था, वो समाप्त हो गया। हालांकि ये लक्ष्य 100% हासिल नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर हम आपको ये याद दिला दें, ये लक्ष्य इतना का लिया गया था। एग्जाम में आपको कई बार हो सकता है कि यहां से सवाल बने, तो लक्ष्य इतना निर्धारित था 31 मार्च 2026 का। इसी में हमने शामिल कर दिया है कि बिहार को जो नक्सल मुक्त घोषित किया गया, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए, कथन एक कहता है कि फरवरी 2026 में हाल ही में बिहार को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। मतलब ये कथन यहां पर सत्य है। दूसरे कथन पे आइएगा कि बिहार को नक्सल मुक्त घोषित किए जाने का प्रमुख कारण 3 लाख रुपए का इनामी नक्सली सुरेश कोड़ा उर्फ मुस्तकीम का मुंगेर में आत्मसमर्पण था। मतलब अंतिम जो नक्सली था सुरेश कोड़ा नाम से, इन्होंने सरेंडर किया मुंगेर में। परिणाम स्वरूप यहां पर देखिए कि बिहार को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। बिहार में पूर्व में लगभग 23 जिले ऐसे थे, 38 जिलों में से, जो नक्सल प्रभावित थे, जिनमें अब कोई भी मतलब यहां पर सक्रिय सशस्त्र नक्सली दस्ता नहीं बचा, सभी का सफाया हो गया। इसमें कई सारी चीजें आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये तीनों कथन सत्य है। यहां आप देखिए विकल्प नंबर डी। अभी जो हम बात कर रहे थे, इसमें कई सारी चीज आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों, वास्तव में इसका पूरा डिटेल में चर्चा हमने किया है बीपीएससी वाले जो मेंस करंट अफेयर्स का कोर्स है, जो करंट अफेयर्स का गोल्ड कोर्स, जो स्टेट पीसीएस एग्जाम के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है, वहां पर अच्छे से हमने इसके परिणाम और इसको लेकर जो खास करके स्ट्रेटजी रही भारत और बिहार सरकार की, वो हमने आपको बतलाया, पढ़ाया। अब यहां पर देख रहे हैं सुरेश कोड़ा को, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, अंतिम नक्सली था जो यहां सरेंडर किया है मुंगेर में। चलिए अगले सवाल पर आइएगा। प्रथम विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन वर्ल्ड बुद्धिस्ट पीस कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन 27 से 29 मार्च 2026 के बीच हैदराबाद में आयोजित किया गया। अच्छा, ये मार्च महीने का सवाल है, अंतिम मार्च का ये छूट गया था, इस वजह से यहां पर हमने शामिल किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सत्य है। कथन एक कहता है कि सम्मेलन का आयोजन तेलंगाना पर्यटन विकास निगम की बुद्ध वनम परियोजना द्वारा वियतनाम बौद्ध संघ के सहयोग से किया गया था। इसमें यह ध्यान रखिए, यह पहला सम्मेलन है और यह कहां पर आयोजित हुआ, तो सम्मेलन जो है तेलंगाना पर्यटन विकास निगम की जो एक परियोजना है बुद्ध वनम परियोजना, मतलब यहां पर इसके द्वारा वियतनाम बौद्ध संघ के सहयोग से यह आयोजन हुआ, यह सत्य है। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य शांति, मेल मिलाप तथा नैतिक नेतृत्व पर वैश्विक संवाद को बढ़ावा देना, तेलंगाना को बौद्ध विरासत कूटनीति के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना, और इस उद्देश्य से यह अभी आयोजित हुआ है। और मैं पुनः आपको बता दूं, यह पहला संस्करण है इसका। अगला यहां पर कथन है कि इस सम्मेलन में 22 से अधिक देशों के लगभग 150 से
अधिक प्रतिनिधियों, मंत्रियों, भिक्षुओं और विद्वानों ने भाग लिया, जिनमें जापान, श्रीलंका, भूटान जैसे देश आदि शामिल हैं। तो ये भी कथन यहाँ पर सत्य हो जाता है, तीनों के तीनों सत्य है, विकल्प नंबर डी। फिलहाल यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात यह है, किसके सहयोग से ये आयोजन हुआ, कहाँ पर हुआ, मतलब कब हुआ, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इतनी बातों को ध्यान रखना है, और ये पहला एडिशन है तो वैसे ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोस्तों, बौद्ध सम्मेलन को लेकर हम बात करते हैं तो बौद्ध सम्मेलन में जो 4 बौद्ध संगति एक्चुअली जो हुई है, जहां प्राचीन भारत की अगर हम बात करें, जो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं बारंबार, ये वही सारी जानकारी आप ये देख रहे हैं। प्रथम बौद्ध संगति अजात शत्रु के शासनकाल में, द्वितीय कालाशोक के शासनकाल में, तृतीय जो हुआ था वो अशोक के शासनकाल में, चतुर्थ जो हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में, और कई स्रोत में आपको 5वीं बौद्ध संगति के बारे में भी जानकारी मिलता है, जो कि ये कहा जाता है कि हर्ष के शासनकाल में हुई थी। अगर सवाल एग्जाम में 5वीं बौद्ध संगति से बने तो वहां पर हर्ष वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा। दोस्तों, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई ये 4 स्थल जो सबसे पवित्र है, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर, ये चारों स्थलों का क्या महत्व है वो हमने मेंशन किया है। लुम्बिनी में जन्म हुआ, लुम्बिनी नेपाल में, बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई, एक्चुअली में हत्या तो बोल नहीं सकते हैं, एक्चुअली एक खास करके वहां पर किसी घर में, मतलब वो जब कुशीनगर का दौरा पे थे, वहां पर किसी ने उन्हें मीट खिला दिया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, और गलती से हुआ या नहीं हुआ वो नहीं मालूम, तो परिणाम स्वरूप इनका निधन हो गया। मतलब ये चीज ध्यान रखिएगा, और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगले सवाल पर आइए। नगोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र IRCC जारी करने के मामले में हाल ही में विश्व में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? देखिए, नागोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये प्रथम स्थान मिला है भारत को। भारत ने ये खास करके प्रथम स्थान इसमें हासिल किया है। अब सबसे पहले ये जान लीजिए ये नागोया प्रोटोकॉल है क्या। इन दिनों खबरों में है दोस्तों, यह एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो जापान में 2010 में, यहां देखिए हमने लिखा नागोया में अपनाया गया था, इसी कारण इसका नाम नागोया प्रोटोकॉल पड़ा है। दरअसल ये जो समझौता है जैव संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों के न्याय संगत और समान बंटवारे से संबंधित है, और यह प्रोटोकॉल जैव विविधता सम्मेलन के अंतर्गत 2010 में नागोया जापान में अपनाया गया था। जो जैव संसाधन है उसके एक प्रकार से बंटवारे और न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए, इससे ये संबंधित है। बेसिकली यह जो प्रमाण पत्र किसी देश को मिलता है, यह सुनिश्चित करता है कि किसी देश के जैव संसाधनों का उपयोग जो हो रहा है वो कानूनी अनुमति के साथ किया जा रहा है, और उससे होने वाले लाभ का उचित बंटवारा किया जाएगा। और इसको लेकर अभी हाल ही में भारत ने सबसे अधिक संख्या में IRCC प्रमाण पत्र जारी किया है। मतलब इसका अर्थ यहां पर यह होता है कि यहां भारत ने एक रिकॉर्ड कायम किया अन्य देशों के लिए। मतलब यहां वो सारी चीजों का वर्णन हमने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये समझिएगा, नागोया प्रोटोकॉल से संबंधित हो सकता है एग्जाम में सवाल बने कि वास्तव में ये है क्या, कब इसे अपनाया गया था। इतनी बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। अगर कुछ भी डाउट लगे, कुछ यहाँ से ज़्यादा समझ में न आए, तो एक बार गूगल कर लीजिएगा, लेकिन नागोया प्रोटोकॉल को जरूर याद रखिए, पढ़िएगा, है ना। चलिए उसके बाद आते हैं अगले सवाल पर। अप्रैल 2026 में लोकसभा द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक को पारित किए जाने के बाद किस शहर को आंध्र प्रदेश की एकमात्र और अस्थायी राजधानी घोषित किया गया है? देखिए, राइट जो आंसर है यह विकल्प नंबर सी, यानी कि अमरावती। अब यहां पर देखिए वही सारी चीजें हैं कि अभी अप्रैल 2026 में लोकसभा, जो कि भारतीय संसद का निचला सदन है, तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक को पारित किया है, जिसके तहत अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र और अस्थायी यानी कि परमानेंट राजधानी घोषित किया गया है। भव सागर केंद्र, जिसे भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार नामित किया गया है, ये किस स्थान पर है? भव सागर केंद्र, ये कोच्चि में है। विकल्प नंबर डी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों, आज के सेशन को, जो एक महत्वपूर्ण सेशन था, यहां अब हम समाप्त करते हैं, और बेसिक ज्ञान को लेकर जो हमने जानकारी आपको दिया है आप इसको ले लीजिए। साथ ही साथ आज के इस क्लास का प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर ये सेशन आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों सहपाठियों को बतलाइए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सेशन से जुड़े
और सबको अधिक से अधिक फायदा हो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ये वीडियो सीरीज कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।